हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जात चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखिए, आप चाहे जिंदगी में कितने बार भी हारिए, ये उम्मीद रखिए हमेशा कि हमें जीत मिल सकती है। और ये उम्मीद जब रहेगा तो प्रयास जारी रहेगी। अब प्रयास जारी रहेगा तो सफलता जरूर मिलती है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी है, जिनका नाम है गोधुली। गोधुली भाग 2। इनके चैप्टर नंबर 4 जो पद चैप्टर से हैं, उनका नाम है स्वदेशी। इनके राइटर थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। इनके बारे में कल हम लोग लेखक परिचय पढ़े थे, और साथ ही साथ स्वदेशी कविता में उन्होंने क्या क्या लिखा था, एक एक पंक्ति बस से हम लोग उसको परिचय पात्र हुए थे कि उन्होंने स्वदेशी कविता में क्या लिखा। तो ओवरऑल हमने देखा, उन्होंने ये बताया कि भारत में जब अंग्रेजी शासन हुई तो यहाँ के लोगों की सब कुछ बदल चुकी है। रहन सहन, चाल चलन, वेशभूषा, खान पान, मकान, नहीं, सब कुछ बदल चुका है। आप जाएंगे बाजार मार्केट में तो देखेंगे कि वहाँ सब कुछ विदेशी वस्तुएं हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि भारत में भारत के लोगों को अपने भारतीयता कहने पर भी शर्म लगती है, अपनी पोशाक पहनने में शर्म लगती है। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग हिंदू लोग हैं, यहाँ के लोगों को हिंदी बोलने नहीं आता है। शुद्ध हिंदी कहा जाए बोलने के लिए तो वह नहीं बोल पाते हैं, बीच में अन्य अन्य भाषाओं को फेंट फेंट के बोलेंगे। ये हमारी दुर्भाग्य है। इसी चीज़ को उजागर किया था। और साथ ही साथ उन्होंने हमारे भारतीय नेता जो हैं, जो सुविधाभोगी लोग हैं, उन पर व्यंग्य किया था और कहे थे कि उनकी धोती ढीली है तो खुद संभलती नहीं है, देश को क्या संभालेंगे। दूसरे पद में उन्होंने फिर बताया था कि हमारी जनता की एक आदतें हो चुकी है, खाम ख्याली, झूठ प्रशंसा। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे देश के लोग ना बस चापलूसी करना जानते हैं, चापलूसी करके अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसे यानी व्यंग दोनों पर है। किस पर है? तो नेता पर और आम जनता पर। ये हम लोग पूरा चैप्टर में पढ़े थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो पहले चैनल पर जाइए, कविता का वो वीडियो देखिए, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आज थंबनेल देख करके आप आए हैं कि इसमें प्रश्न उत्तर चलने वाली है, तो प्रश्न उत्तर ही होगी। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करके अगर आप देख लिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलते हैं प्रश्न उत्तरी की तरफ। प्रश्न एक क्या कहता है, सुनिएगा। स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी स्वदेशी कविता जो लिखा गया है, तो उस कविता का नाम स्वदेशी ही क्यों रखा गया? कोई दूसरा क्यों नहीं रखा गया? भारत माता रख देते हैं, नहीं, कोई दूसरा और नाम रख देते। प्रेमघन जी अपने नाम से रख लेते प्रेमघन। ऐसा उन्होंने नहीं रख करके स्वदेशी क्यों रखा? सीधी सी बात है कि आप क्या लिखेंगे, ये संपूर्ण कविता जो है ना, वह देश में बदलती हुई जो पुरानी भारतीयता थी, भारत की चाल चलन, जो रीति रिवाज, सब जो बदल रही है, इसी पर यानी देश पर कविता लिखा गया है। इसीलिए कविता का शीर्षक स्वदेशी बहुत अच्छा था। देखिए क्या लिखते हैं, प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इससे मृत प्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया, अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। क्या समझे? यानी इस कविता को पढ़ने के बाद लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होती है। जो पुरानी रीति रिवाजें थी हमारी, जो पुरानी हमारी परंपराएं थी, चाल चलन, पोशाक, भोजन, जो सब भारतीयता दृष्टि से थी, वो सब क्या हो चुकी है? बदलती जा रही है। स्वदेशी कविता पढ़ने के बाद लोगों के मन में उस चीजों के प्रति रुझान जागृत होगा कि हमें अपने भारतीयता को अपनाना चाहिए। प्रेरित जागृत करने की जो कोशिश उन्होंने किया, ये किसके लिए? स्वदेशी के नाम से, अर्थात इसका नाम स्वदेशी उपयुक्त है। किसी को दिक्कत? फिर से एक बार समझ लेते हैं।
आप लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, कैसे लिखिएगा, लिखिएगा स्वदेशी कविता में कवि देश से जुड़ी हुई जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, जो उनकी चाल चलन थी, वो सब बदलती जा रही है। कवि का मूल उद्देश्य है कविता लिख करके लोगों में प्रेरणा जागृत करना, ताकि अपने देश के प्रति प्रेम उनमें जागृत हो सके। इसीलिए कविता का शीर्षक स्वदेशी उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नजर नहीं आती है? तो लिखेंगे भारत में भारतीयता इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि यहाँ की सब कुछ जो है अब क्या हो चुका है, विदेशी हो चुका है, बदल चुका है। भारत के लोग में अब भारतीयता कुछ नहीं है, सब कुछ क्या हो चुका है, बदल चुका है। चाहे उनकी खाने की आदत हो, उनकी पोशाक की आदतें हो, उनकी चाल चलन हो, भाषा हो, मकान हो, सब क्या है, विदेशी है। तो सब कुछ बदल चुका है, इसीलिए भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे हमने समझाया था कि भारत के लोग कहीं भी अगर जाते थे तो उनकी लंबी लंबी टीकी हुआ करती थी, उसमें भी वो गिरा पीछे से बंधल रहता था। देखने से ही पता चल जाता था कि शुद्ध ही क्या है, इंडियन है, भारतीय है। क्लियर? अब क्या हुआ कि सबको बराबर कर दिया गया। हमारे ख्याल से जितने बच्चे हैं उसमें से किसी को टीकी नहीं होगा। किसको है भाई? हाँ, विवेक भाई को है। आप छिल्लू हो गए हैं तब हुआ है, उससे पहले तो बराबर रहता है सबको, नहीं जी? हजाम जब छिलता है तो उसको थोड़ा सा छोड़ देता है, बाकी विवेक को है, बाकी किसी को नहीं है। तो कहने का अर्थ है, सुनेंगे, तो कहने का अर्थ है कि ये जो हमारी चलन थी ये क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। अब पता ही नहीं चलता है कि भारतीय है कि नहीं है। क्या? दूसरी बात, हमारी लैंग्वेज, हम लोग पहले हिंदी बोला करते थे, अब हिंदी में बीच बीच में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी। अरे हम लोग गांव देहात में है तो कम से कम चलता है, लेकिन शहर वाले लोग आएंगे तो ज्यादा करके एकदम लैंग्वेज धारते रहते हैं। तो इस तरह से क्या है, उनकी चाल चलन क्या हो जाती है, बदल गई है। इसीलिए इसीलिए उनकी जो चाल चलन बदल गई है, उनकी पोशाकें बदल गई है, इसलिए अब भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नजर नहीं आती है क्योंकि भारत के लोगों की जितनी भी रीति रिवाजें थी, चाल चलन थी, सब कुछ क्या हो गई है, बदल गई है, इसीलिए अब उनको भारतीयता नजर नहीं आती। नेक्स्ट नंबर। कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो लिखेंगे कवि समाज के दोनों वर्ग की आलोचना करते हैं। एक तो पहले करते हैं नेता का आलोचना, यानी सुविधा भोगी लोग जो देश के विकास का नाम का ठेंगा रखे हैं, लेकिन आज तक उसे ठेंगा सीधा नहीं हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि नेता लोग कहते हैं कि हम देश के विकास का जिम्मेवारी रखते हैं, लेकिन जिम्मेवारियां जो होती है वो अच्छी तरह से वो निभा नहीं पाते हैं, जो उनको दायित्व दिया जाता है। जैसे हमने एक उदाहरण तौर पर बताया था कि हिंदी विकास के जो मंत्री होंगे, जो लोग होंगे, उनके बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते होंगे, वो कहाँ पढ़ते हैं, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं क्या, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदी विकास के लिए नारा देंगे और तरह तरह के भाषणें देते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे देश में जो प्रतिनिधि लोग हैं, सुविधा भोगी लोग हैं, उस पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य किया है। और दूसरा, हमारी जनता की भी एक आदतें हैं कि हम जल्दी न किसी का विरोध नहीं करते हैं, अपनी अधिकार मांगते नहीं हैं। अब मांगते नहीं है, इसीलिए भी हम लोगों का अपना काम निकालना है तो चापलूसी करके, खुशामद करके नहीं, और उससे क्या कर लेते हैं, काम करवा लेते हैं नेता से। अपना काम हो गया, बाकी हो या ना हो। क्लियर है? तो ऐसी भावना के कारण, यानी कि हमारे जो कवि हैं, क्या नाम है उनका, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत जी, उन्होंने दोनों पक्ष पर, यानी जनता पर और नेता पर, दोनों पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य किया है। कोई दिक्कत? फिर देखते हैं कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं। तो लिखेंगे कवि समाज के दोनों वर्ग, यानी जो सुविधाभोगी लोग हैं जिसे नेता कहते हैं, उन पर आलोचना किया है। उन्हें कहा गया है कि जो समाज की जिम्मेदारियां रखीते हैं कि इन्हें सुधार करना है,
लेकिन उनसे आज तक कोई सुधार नहीं होता है। और दूसरा, समाज के वे वर्ग जो जनता वर्ग हैं उनकी भी आलोचना करते हैं, क्योंकि ये जनता वर्ग जो है ना, वो खुशामद करके, चापलूसी करके केवल अपना काम निकालना जानते हैं, बाकी दूसरे के काम से उन्हें मतलब नहीं रखता है। तो क्योंकि अपना अधिकार को मांगते नहीं है, चापलूसी करते हैं केवल। तो इस तरह से दोनों पर उन्होंने व्यंग्य किया है, ठीक है, यानी आलोचना किया है। आगे चलते हैं। कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं? तो देखिए, कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर सब पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सब कुछ जो है क्या हो चुका है, बदल चुका है। यहाँ की जो नगर है वहां जाइए, सभी विदेशी स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, मकान घर बाजार सब कैसा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल विदेशी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। और वहां पर जितनी भी सामानें हैं सब कैसी दिखाई पड़ेगी, विदेशी दिखाई पड़ेगी। देखो विद्युत आया सर। इस संबंध में कवि का कहना है कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीय उद्योग नष्ट हो गए, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपयोग बंद हो गया, क्योंकि मशीन निर्मित वस्तुओं का अपेक्षा हस्त निर्मित वस्तु महंगी है। फलतः हाट बाजार गांव नगर विदेशी वस्तुओं का प्रभाव हो गया है। यहाँ कारीगर बेरोजगार हो गए हैं, बेरोजगारी के कारण उनकी हालत खराब हो गई है, ठीक है। क्या हुआ देखो, चालू करो, हाँ चालू करो ना। चलिए बाजी ध्यान दीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या लिखेंगे, कवि प्रेमघन कहते हैं कि हमारे भारत में जो हमारी शहर बाजार है, जो हमारे गांव है, उस समय क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। हमारी जो काम है उसमें क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। गांव के शहर के जितने भी लोग हैं वो अब, पहले हस्तकला हाथ से काम करते थे, भारतीयता दृष्टि से चलती थी, लेकिन अब क्या आ गई है, मशीनी युग आ गई है। अब हाथ का सामान लोग उपयोग नहीं करते हैं, तब फिर क्या हो गया, सब शहरी हो गया। अब पहले हम लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, ठीक है, आधुनिकता आई है, सही बात है, उससे हमको तुलना नहीं करना है कि पुराने जमाने वाला कौन अपनाता है। कविता हमें पढ़ना है, इसलिए पहले हम लोग बचपन थे ना, बच्चा थे, तो हम देखते थे, मैंने बचपन में अपनी हमारी एक दादी हुआ करती थी, देखते थे, चचेरी दादी, अपनी दादी तो थी नहीं, हम देखे नहीं थे, लेकिन जो चचेरी दादी थी ना उसको देखते थे, मिट्टी का वो लाती थी वो बर्तन, उसी में रोटी पकाती थी। मिट्टी का बर्तन था वो, थोड़ा सा मतलब मिट्टी समझिए ना, उसको तावा समझिए, उसमें थोड़ा सा उठा हुआ था, वो लाती थी खरीद के, वो देखते थे, वो चढ़ा देती थी और उसी में रोटी पकाती थी। लोहा की तावा नहीं होता था, मिट्टी का तावा होता था, ठीक है, हाँ सही बता रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि उस तरह की चीजें अब हमारे यहाँ नहीं है, सब कुछ क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो यानी कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी लिखते हैं, फिर सुनिएगा, लिखेंगे कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हमारी नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखते हुए कहते हैं कि हमारे देश का सब कुछ क्या हो गया है, बदल गया है। जब अंग्रेजी शासन थी तो हमारे यहाँ का जो औद्योगिक व्यवस्था थी, लोग हाथ से सामान बनाते थे, वो महंगा होने के कारण मशीनी युग जब आया तो सब हाथ वाला काम बंद हो गया। अब लोग अर्थव्यवस्था पर किस पर निर्भर रहने लगे, उद्योग पर रहने लगे। साथ ही साथ जो भारतीय थी वस्तु थी, हाथ से बनी हुई सामानें, उस सब का उपयोग लोग छोड़ दिए, क्योंकि महंगा होता था उसका उपयोग नहीं करते थे, जो सस्ता होता है उसका उपयोग ज्यादा करते हैं, इसीलिए मशीन वाली चीजों का ज्यादा उपयोग करने लगे हैं। और अब बाजार जाइए तो कोई देसी चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, सब क्या मिलेगी, विदेशी वस्तुएं। जैसे एक चीज गौर करिएगा, गन्ने का जूस मिलता है मार्केट में और स्प्राइट मिलता है, लेकिन गन्ने का जूस लोग पीना पसंद नहीं करते हैं, क्या पियेंगे, स्प्राइट। क्या, अगर थोड़ा सोचा जाए अगर उस पर, तो स्प्राइट हमारे देश की कंपनी नहीं है, ठीक है, वो विदेश की कंपनी है। और जितना वो हमारे देश से पैसा ले जाती है, अगर उतना हम लोग गन्ने का अगर रस पीना शुरू करें तो शरीर के लिए सेहत के लिए अच्छा तो रहेगा ही, पहली बात। और दूसरी बात, उससे कितने लोग के काम मिलेंगे, थोड़ा सा गौर करिएगा, किसान उत्पादन करेंगे और साथ ही साथ जो जूस बेचने वाले लोग हैं वो भी काफी लाभान्वित होंगे, नहीं, लेकिन हम लोग वो करेंगे नहीं। चाहिए क्या हमें, अगर किसी अतिथि आ जाएं और उनको गन्ने का रस पिलाइए तो वो आपको क्या मानेंगे, क्या,
हम लोग बचपन में थे ना, तो हमारे यहाँ मामा जी आते थे तो चीनी और सब पानी घोल के और उसमें नींबू और डाल के पिला देते थे। क्या अब आता है तो क्या भाई, कौन उसको घोलने का काम करेगा, जल्दी से लिया और स्प्राइट हो गया, काम खत्म। क्या जी, सब लोग करते हैं। आइए किताब की ओर। नेताओं के बारे में कवि का क्या राय है, सुनिएगा। नेता के बारे में कवि का क्या राय है। नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि अपनी विलासिता में होने का कारण अपनी खुद की धोती नहीं संभलती है, तो वे देश का क्या संभालेंगे। कवि का राय है इन नेताओं न तो देश प्रेम की भावना है और न ही त्याग की भावना है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देश के नेता स्वार्थी, विलासी और अंग्रेजों के पोषक हैं। नेता के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि तनिक संभलती नहीं इनकी धोती ढीली ढीली। नहीं, यानी उन्होंने नेताजी पर व्यंग किया है, उनकी आलोचना किया है कि जिसे हम अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, देश के विकास के रूप में काम करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या होती है कि वह देश के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ना तो उन्हें देश प्रेम है और ना ही उनमें त्याग की भावना है। नेता के मन में क्या होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। जैसे आप सुनते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या राष्ट्रपति थे, जब उनका वेतन जो मिलता था ना, तो उनमें कटौती वो कर दिए थे। मैंने वो बहुत कम राशि अपने पास रखते थे, अब बाकी ना फिर से केंद्र सरकार में वो वापस कर देते थे कि हमें इतने वेतन की जरूरत नहीं है, इससे कम वेतन में भी हमारा जिंदगी चल सकता है। तो ऐसे त्याग की भावना होनी चाहिए किन में, नेताओं में। दूसरा, एपीजे अब्दुल कलाम की बात बता दें। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, तो जब वो गए थे राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए, क्योंकि उनकी एक अलग भवन होती है राष्ट्रपति की, वहां जब रहने के लिए गए, एक बार ना इनके परिवार के लोग मिलने के लिए वहां गए थे। राष्ट्रपति भवन से सरकारी गाड़ियां बुक हुई और सब लोग टूर पर घूमे दिल्ली उल्ली में, क्योंकि ये रहते थे, कहाँ रहते थे, इनका घर तमिलनाडु था, और तमिलनाडु से दिल्ली घूमने का मौका मिला था परिवार के लोगों को, तो सब लोग तो नहीं घूम पाते हैं, तो ये बहाना मौका था भाई, वहीं रहेंगे और खाएंगे, आराम से खाए पिए। और एपीजे अब्दुल कलाम ना सब लिखते जाते थे कि परिवार में कितना खर्चा हुआ है, भोजन में कितना, पानी में कितना, आने जाने में। जब सब परिवार के लोग चले गए तो इन्होंने अपने कोटा से उतने पैसे का चेक काट करके केंद्र सरकार को वापस कर दिए भाई, कि भाई आप हमारे अकाउंट से पैसा इतना ले लीजिए। तब पूछा गया ऐसा का है भाई, तब बोले कि राष्ट्रपति तो हम ना है, हमारा परिवार का आदमी थोड़ी है, सरकार जो खर्च करेगी सो उस पर क्यों खर्च करेगी। नहीं, देखिए ऐसी भावना होनी चाहिए किसके पास। जब वो गए थे राष्ट्रपति भवन में तो 4 शर्ट, 2 फुल पैंट और कुछ किताबें, वापस आए तो उतनी ही वापस लेकर के आए, कुछ ज्यादा लेकर के नहीं आए। ये थी उनकी त्याग की भावना। चलिए, तो नेताओं में इस तरह की भावना होनी चाहिए कि मतलब अपनापन ना हो उसमें, देश के प्रति प्रेम भावना। तो हमारे जो कविवर हैं जिनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, कहते हैं कि नेता जो हमने जिस पर देश का भार दिया है, भाई देश का विकास करिए, ना तो उनमें त्याग की भावना है और ना ही देश प्रेम है, तो फिर वो देश को क्या संभालेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, सुनिएगा। कवि ने डफाली किसे कहा है, डफाली सुनिएगा। कवि डफाली उन्हें कहा है जो फिरंगी के विरोध के बजाय समर्थन करते हैं, यानी हमारे देश के लोग, माने हम उसका विरोध नहीं करते हैं, केवल अपना काम निकालने, वैसे लोग जिनका स्वाभिमान मर चुका है या देश प्रेम की भावनाएं सुखोपभोग की चमक दमक में लुप्त हो गई है। तात्पर्य यह है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए फिरंगियों की झूठी प्रशंसा करने में मस्त है, अथवा किसी पद या प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए दिन रात उसकी खुशामद करते हैं। कवि के कहने का सही है, मतलब क्या समझे। उन कविवर जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे देश के लोग अपना काम निकालने के लिए झूठी लोगों की प्रशंसा करके अपना काम निकालते हैं, उन पर उन्होंने क्या किया है, आलोचना किया, व्यंग किया है, और उनको किसके नाम से पुकारा है, डफाली कहा है। तो देश की जनता जो अपना अधिकार मांग नहीं करते हैं, केवल चापलूसी करते हैं। अब जैसे हमें मान लीजिए मुखिया जी के यहाँ जाना है, हमारा अधिकार है, वो साइन करेंगे हमारी, क्योंकि हम योग्य हैं, क्या कहते हैं उसको, इंदिरा आवास के लिए, तो इंदिरा आवास हमें मिलना चाहिए।
ये हम योग्य हैं, लेकिन हमें नहीं मिलेगा तो हम मुखिया जी को घूस देंगे, उनकी चापलूसी करेंगे, शिखर खैनी बीड़ी खिलाएंगे, ताकि किसी तरह से हमारा नाम आ जाए। समझ रहे? तो हमको उन्होंने क्या कह दिया कि आप डफाली हैं, चापलूस आदमी हैं। ठीक है, चलिए आइए किताब की ओर। तो कभी डफाली किसे कहा है? देश के वैसे जनता जो केवल चापलूसी करके अपना काम निकालना चाहते हैं, कोई पद पदवी पर जाना चाहते हैं, या कोई काम को करवाना चाहते हैं अपने अंग्रेजी अधिकारी से, उनका विरोध ना करके, अपने अधिकार की मांग नहीं करके और उनका खुशामद करके काम निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने क्या किया है? विरोध करके उन्होंने कहा डफाली। ठीक है, चलते हैं आगे। मनुज भारती देख कोई सकत नहीं पहचान की व्याख्या करें। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। मनुज भारती देख कोई, यानी भारत के लोगों को देखकर सकत नहीं पहचान, माने कोई पहचान नहीं सकता है। इस पंक्ति का क्या करना है हमको? व्याख्या। तो कैसे लिखेंगे? तो उपयुक्त पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन रचित स्वदेशी कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि अब भारत में लोगों को देख करके ये नहीं पहचाना जा सकता है कि ये भारतीय, ना तो उनकी अब पोशाकें हैं भारतीय वाला, और ना ही उनकी शरीर की जो बनावटें हैं वो रह चुकी है। नहीं, हम लोग भारतीयता का अपना एक अलग बनावट हुआ करता था, अब वो सब क्या हो चुका, हमारा बदल चुका है। बाल की बनावट बदल चुकी है, नहीं, मूछ दाढ़ी बदल चुका है, नहीं, पोशाकें बदल चुकी है। तो अब हमको देख करके कोई बता सकता है कि हम भारतीय हैं? तो वही कहते हैं मनुष्य भारती देख कोई सकत नहीं पहचान, यानी भारत में भारत के लोगों को देख करके ये पहचाना नहीं जा सकता कि ये भारतीय हैं। आगे चलेंगे। देखिए, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत की व्याख्या करें। फिर समझते हैं। अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन रचित स्वदेशी कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों में स्वदेशी की भावना क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। माने अपने देश की वस्तु उन्हें अच्छी नहीं लगती है, विदेशी भाषा, रीति रिवाज, स्नेह हो गया। भारतीय लोगों के रुझान स्वदेशी प्रति से बिल्कुल खत्म हो गई है, यानी उनका जो रुचि है ना वो खत्म हो चुका है। किससे? तो गृह से, यानी भारतीय जो घर की बनावट है वैसा घर अब नहीं बनाएंगे वो। सकल वस्तु, यहाँ की जो वस्तुएं हैं भारतीय वस्तु वो नहीं उपयोग करेंगे, और देश के विपरीत वाली चीजें वो उपयोग करेंगे। पहले हम लोगों का घर जो हुआ करते थे, शायद अब वो घर मिलता भी नहीं है, चारों तरफ से दरवाजा होता था। ठीक है, एक मैदान रहता था, माने एक बहुत बड़ा खेत फील्ड, और उसमें ना बीच में घर बनाया जाता था। चारों तरफ से वो जो उसको क्या कहते हैं, बरामदा, बरामदा होता था। अब बीच में ऊपर उठा करके और दुतल्ला की तरफ समझिए एक तरह से मकान बनाया जाता, छप्पर वाली। चारों तरफ फिर अंदर में रहता था वो बरामदा, फिर बीच में बहुत बड़ी आंगन होती थी। ऐसे हुआ करते थे। ठीक है ना, कम से कम एक तरफ दरवाजा, बाहर में जो है वो बरामदा होता था, जो उस पर ठहरते लोग, अतिथि लोग। अब शहरी जमाना में वो सब क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है। पहले हम लोगों का बचपन में रहते थे, वहां पीछे नदी में किनारे में हमारा घर था, तो हमारे जितने चाचा थे, 9 चाचा थे, सब चचेरा मचेरा लगा करके, हाँ, तो इस तरह से हमारा आंगन हुआ करता था। इस तरह से घर था, और इधर से ऐसे घर, ऐसे, और ये बाहर निकलने का एक गेट होता था, इधर रूम 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 सब इस में, तो इस सब में ऐसे करके था। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर बरामदा था और यहाँ पर बरामदा था, अतिथि लोग यहाँ ठहरते थे। ठीक है, और इस सब में हमारा घर ही कोना में, सबसे कोना में था, हम लोग याद है। ठीक है ना, हाँ, एक रूम हमको मिला था हमारे पिताजी को, वहां पर हम लोग बच्चा थे तब जाते थे, तब देखते थे। अब धीरे धीरे सब तो खत्म हो गया है। अब हम लोग जो घर बनाए हैं तो आगे का बरामदा खत्म हो गया है, अतिथि लोग कहाँ रहेंगे उसका कोई पता होता नहीं है, जो भी आएंगे घर के अंदर रहेंगे। समझ रहे ना? तो ये क्या है, हमारी भारतीयता सब कुछ बदल चुकी है, ना तो पोशाकें हैं ना ही हमारी, ठीक है ना, घर का स्ट्रक्चर है, सब कुछ बदल चुका है, यही कह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे?
लिखेंगे इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोगों के मन में जो भारतीय वस्तु है उनके प्रति रुझान कम हो चुका है, प्रेम कम हो चुका है। अब देश के विपरीत वाली वस्तुएं यानी अंग्रेजी वस्तु, अंग्रेजी भाषा, ये सब ज्यादा उन्हें अच्छा लगने लगा है। चलेंगे, लास्ट है, सुनिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो समझिएगा, आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक है और प्रभावशाली, स्पष्ट करिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कि आपने दोहा पढ़ा 10, अब इन 10 दोहा में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा दोहा है वो आपको आंसर देना है। अब देख लीजिए, हमको नहीं पता है, आप वो आंसर आप लोग देखिए। चलिए, आप लोगों को निर्णय लेने के लिए दिया गया कि कौन सा दोहा में सबसे ज्यादा भारतीयता की भावना है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि 9 नंबर, लेकिन 9 नंबर से बेटर है 7 नंबर। देखिए सबसे बड़ी वहां पर क्या कहता है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यानी देश हिंदुस्तान के लोग कम से कम वस्तु चाहे जो भी रहे, ठीक है, घर तुम विदेशी बनाओ, कपड़ा विदेशी पहनो, अपने हेयर स्टाइल विदेशी रखो, सब कुछ विदेशी रखो, कोई बात नहीं, कम से कम देश के है तो कम से कम देश का नाम तो कहो ना यार। नहीं तो वही कह रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग कहने से भी लजाते हैं, ये भावना थोड़ी सी हमें अच्छा नहीं लगता है, यानी सबसे ज्यादा इसी में उन्होंने व्यंग किया, कहा है। ठीक है, तो दोहा नंबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, बस वही आपको लिखना था। वही पूछा जा रहा है कि आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक है, तो जो आपको ज्यादा है वो लिख दीजिए, क्यों है तो बता ही दिए, क्योंकि कम से कम देश में है तो देश की भावना होनी चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलेंगे हम लोग अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।